नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। अपने प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं, जैसा देश वैसा भेष। बंगाल के चुनाव आए थे, आपको याद होगा पिछली बार तो साहब दाढ़ी रख के रविन्द्रनाथ टैगोर बन गए थे। इस बार बंगाल के चुनाव निपटाने हैं तो वंदे मातरम का मुद्दा जिन की तरफ बाहर आ गया। आखिर ये सारे मुद्दे चुनाव से पहले क्यों सामने आते हैं? खेल क्या है इन मुद्दों का? रणनीति क्या है इन मुद्दों को? अभय दुबे जी से विस्तार से मैंने इस राजनीति को समझने की कोशिश करी और मैंने जानना चाहा भाजपा के सांसद और मंत्री कितना बेवकूफ़ी भरा बयान दे रहे हैं, क्या मतलब है? प्रियंका गांधी ने जो धुलाई करी है वो शायद मोदी जी और बीजेपी भूल नहीं पाएंगे। अभय दुबे जी से बहुत विस्तार से बातचीत की है, आपको ले चलता हूँ। पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी। एक बहुत साधारण बात बताता हूँ। मैं दिल से कहता हूँ कि वंदे मातरम वंदे मातरम, लेकिन 4 लोग डंडे लेके आ जाएं मेरे घर पे और कहें कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। एक जमाने में ये नारा बहुत गूंजा था, तो शायद मैं दिल से ही वंदे मातरम कहना होगा। तब भी मैं कहूंगा कि अब नहीं कहता, कहला लो मुझसे। एक इतने बढ़िया स्लोगन को जो आज़ादी के टाइम में पूरे देश में गूंजा, उसको भी राजनीति का केंद्र बना दिया गया। संसद में जो चर्चा हुई है, उस चर्चा में ऐसी ऐसी तथ्यहीन बातें की गई जो शर्मनाक हैं। बंगाल का चुनाव शायद फोकस में है, इसलिए वंदे मातरम याद आया। पिछली बार बंगाल का चुनाव था तो आपने हमारे प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी देखी थी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर बन गए थे। दाढ़ी यहाँ तक आ गई थी उनके, और बंगाल का चुनाव खत्म हुआ तो दाढ़ी छोटी हो गई। तो बंगाल के चुनाव को सेंटीमेंट से जोड़ने के लिए पहले वहाँ पे बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया जा रहा है। एक मस्जिद बनी है, इसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया, और अब वंदे मातरम पर बहस। लेकिन संसद में जिस तरह की गर्मागिरी है इस बहस को लेकर, राजनाथ सिंह जैसे आदमी को गुस्सा आ गया, और कभी गुस्से में होते नहीं है। राजनाथ सिंह का भी बदला हुआ रूप देख रहा हूं मैं। पहले तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर नेहरू वाले बयान दिया, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान। आज हाउस में बैठते किसी ने कुछ टोक दिया, बैठ 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 जा, इस तरह की भाषा कभी राजनाथ सिंह को बोलते हुए मैंने नहीं देखा। बड़े सीजन नेता हैं वो, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों गुस्सा आ गया। प्रियंका गांधी ने जो धुलाई करी आज प्रधानमंत्री जी की नेहरू को लेकर, प्रधानमंत्री को बहुत सालों तक याद रहेगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कि ऐसे दौर में जब बंगाल का चुनाव सिर पर है, प्रधानमंत्री जी हाउस में आते हैं तो नारे लगते हैं बिहार जीत लिया, अब बंगाल की बारी है, तो ये वंदे मातरम पर चर्चा भी क्या वाकई में बंगाल को केंद्र में रख के की जा रही है या कोई और मतलब है इसका? देखिए, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले लोग, बजरंग दल वाले लोग, विश्व हिंदू परिषद वाले लोग जब ये कहते हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, हैं? तो उसके पीछे भावना ये होती है कि मुसलमानों को चिढ़ाया जाए। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के ज़माने से ही मुसलमान वंदे मातरम के नारे को आम तौर पे पसंद नहीं करते, हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनसे मूर्ति पूजा, इस नारे के ज़रिए, इस गीत के ज़रिए मूर्ति पूजा करने का दबाव डाला जा रहा है, हैं? उसके अंदर भारत माता की मूर्ति बीच में है और उसके इर्द-गिर्द वंदे मातरम का गाना हो रहा है, वगैरह-वगैरह, ये स्थिति है। तो वो तो इसलिए करते। इसके अलावा वंदे मातरम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भाजपा को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को कोई दिलचस्पी नहीं है। और उनका ये उनकी कोई दिलचस्पी ना होना, इसकी पोल आज प्रियंका गांधी ने खोल दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई हम तो 1905 से आज तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाते हैं, और 1896 में जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था, ये नहीं बता रहे कौन सा अधिवेशन था। क्या हिंदू महासभा का अधिवेशन था या आरएसएस का अधिवेशन था? वो भी अधिवेशन कांग्रेस का था। जो तथ्य छिपा गए नरेंद्र मोदी। तो इसका जवाब दीजिए कि भाई आप, फिर उन्होंने कहा कि आपके किस कार्यक्रम में, किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है बताइए। हम तो हर अधिवेशन में गाते हैं और 1905 से गा रहे हैं। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था किसी भी तरीके का। ये तो उन्होंने, प्रियंका गांधी ने पूरी तरह उनकी पोल खोल दी कि उनका उद्देश्य केवल एक क्षुद्र राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो संकीर्ण स्वार्थ क्या है, इसके बारे में भी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को एक बंगाल के चुनाव के लिए एक तुरुप का चाहिए, कोई एक ऐसा फिक्रा चाहिए, कोई ऐसा नुक्ता चाहिए जिसको वो जाएं बंगाल के मंच पर खड़े हों और फेंकें, और मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू प्रतिक्रिया पैदा हो। इसके लिए जमीन पर उन्होंने कई तरह की कोशिशें की हैं। जैसे कि एक टीएमसी का एक निलंबित
MP है हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद का। एमएलए 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 है मुर्शिदाबाद का। मुझे लगता है कि उसको भी सेट किया गया है। वो वहां पे बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है और कह रहा है कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, और उसकी पार्टी चुनाव से ठीक पहले बनेगी भी, और उसकी पार्टी में और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच में समझौता भी होगा, अलायंस भी बनेगा। ये सब कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, कहां रुपए सीटों के ऊपर कितना रुपया खर्च होगा, क्या नहीं होगा, वो सब रुपया कहां से आएगा, ये सब हम लोगों को पता है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं। तो मुसलमानों के वोटों को कैसे विभाजित किया जाए, टीएमसी को मिलने से ज्यादा नहीं तो कुछ 5-7% वोट ही खिंच जाए इधर, वो एक तो उससे ममता बनर्जी कमजोर होंगी। दूसरे, इसके खिलाफ कैसे हिंदू प्रतिक्रिया पैदा की जाए। जब वो टीएमसी का बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाली बात कहेगा, तो अब टीएमसी वाले ममता बनर्जी यही कह सकती है कि भाई हमारा तो बंदा है नहीं, ये हमने तो उसे सस्पेंड कर दिया। तो उसके बाद भाजपा बोलेगी सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन आप इसका विरोध कीजिए कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखे। तो ममता बनर्जी ऐसे खुल के विरोध भी नहीं करेंगी। तो उसके बहाने चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी दांव से किस तरह ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बात बनाई जाए, मुसलमानों में कुछ बात बनाई जाए, हिंदुओं में भी कुछ बात बनाई जाए। हिंदू हम ये कहेंगे देखो ममता बनर्जी उनका विरोध नहीं कर रही है? और मुसलमानों में ये कहेंगे देखिए ममता बनर्जी आपका समर्थन नहीं कर रही है बाबरी मस्जिद की नींव रखने का। इस तरह करके बात बनाई है। तो कई तरीके से एक तुर्क के इक्के की ये लोग तलाश कर रहे हैं। उसी तलाश का एक हिस्सा यह है कि जब 150 साल हो गए वंदे मातरम गीत की जयंती हुई, तो उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने इस तुर्क के इक्के को ढूंढने के लिए एक वक्तव्य दिया। वक्तव्य ये था कि साहब इसमें से 4 छंद जो थे वो निकाल दिए गए विभाजनकारी मानसिकता के तहत, और उनके इस तर्क को प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में पूरी तरीके से तोड़-फोड़ के ध्वस्त कर दिया। तो प्रियंका गांधी ने यह साबित कर दिया कि मूल वंदे मातरम केवल 2 छंदों का ही लिखा हुआ था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बाकी 4 छंद तो अपने उपन्यास की कहानी में जोड़ने के लिए उसको बाद में लिख के उन्होंने जोड़ के आनंद मठ उपन्यास में मूल 2 छंदों का वंदे मातरम उसके 8 साल बाद उन्होंने वो जोड़ के लिखा। ये उन्होंने साबित कर दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि ये 2 ऊपर के जो छंद हैं, इन्हीं छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकृत किया जाए। इसीलिए कांग्रेस के अधिवेशन में उसको स्वीकृत किया गया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा में भी उसको स्वीकृत किया गया। और उस जो इन 2 छंदों का 2 छंदों को जो मान्यता प्राप्त हुई, उसमें सब लोगों की भागीदारी थी। उसमें अंबेडकर की भागीदारी थी, उसमें नेहरू की भागीदारी थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भागीदारी थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद की भागीदारी थी, मौलाना आजाद की भागीदारी थी, सबकी इसके अंदर भागीदारी थी। उसके अंदर सब लोग उस पर सहमत थे। तो ये प्रियंका गांधी ने बिल्कुल साबित कर दिया। और जब प्रियंका गांधी ने उनके तर्कों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया और ऐतिहासिक रूप से उन्हें गलत बताया, उसके बाद उन्होंने उनके जख्मों के ऊपर थोड़ा नमक मिर्च भी छिड़का और नींबू भी निचोड़ा। प्रियंका गांधी ने उन्होंने कहा कि इन बातों पर चर्चा करा रहे हो, आपके पीएमओ में जो महादेव जो बैटिंग ऐप की बातें चल रही है, उस पर चर्चा करा लीजिए। ये भी कहा कि एप्स्टीन फाइलों में बीजेपी के मंत्रियों के नाम आ रहा है आपकी सरकार के, उन पर चर्चा करा लीजिए। ये भी उन्होंने कहा। तो वो बहुत बेहतरीन भाषण था, बहुत गरिमापूर्ण अंदाज में दिया गया। वो भाषण राजनीतिक भी था, वो भाषण ऐतिहासिक भी था, वो भाषण पॉलेमिकल भी था, मतलब बहस के लिए भी किया गया था। तो मेरे ख्याल से आज का पूरा दिन संसद में प्रियंका गांधी के नाम रहा। अभी ये जो बंगाल में जो ये राजनीति शुरू की गई है वंदे मातरम की, और इससे पहले देश में कई बार मुसलमानों को लेकर राजनीति चुनाव से पहले की जाती है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी की गई कि अगर कांग्रेस जीत गई तो वो आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, वो आपके जेवर लूट लेंगे, वो आपके गहने ले जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें की गई। इन बातों का अर्थ फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो इस तरह से ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो पा रही है? देश में क्या माहौल बन पा रहा है? जितना हिंदू मुसलमान का माहौल आज से 10-15 साल पहले था, क्या देश में अब इन मुद्दों पर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? या ये मुद्दा अब लोग समझ रहे हैं कि जब भी चुनाव आएगा तो ये हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करने की कोशिश की जाएगी, नफरत फैलाने की कोशिश की जाएगी, और लोगों ने नकारना
शुरू कर दिया। भाई उन्हें डेवलपमेंट की बात चाहिए, उन्हें बेरोजगारी से हल चाहिए, उन्हें महंगाई से हल चाहिए। हर बार हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, क्या लगता है ऐसा कोई अर्थ निकलेगा बंगाल में? देखिए, बंगाल में 35-36-37% 35 से 37% के बीच में मुसलमान आबादी है। ये बहुत बड़ी आबादी है बंगाल में। और ये भाजपा इसको दो तरह से देखती है आबादी को। एक तो इतनी बड़ी आबादी होने के कारण और वो ममता बनर्जी के पक्ष में सारे खड़े हो जाते हैं, तो ममता बनर्जी को चुनाव हराना मुश्किल है। उनके पास मतलब ममता बनर्जी के पास और जो वोट हैं हिंदू बंगालियों को, उसकी ये और जुड़ जाता है उसकी यहाँ इतनी बड़ी चीज, तो वो मुश्किल है। दूसरा, ये संभावना भी हमेशा रहती है, मतलब ममता बनर्जी को चुनाव हराना मुश्किल है, और साथ में एक संभावना भी भाजपा को दिखती है कि इतने मुसलमान हैं, इनकी प्रतिक्रिया में कुछ हिंदुओं को गोलबंद किया जा सकता है। तो वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं वो लोग। तो वो इस बार भी उसमें लगे हुए हैं। तो जहां तक पूरी भाजपा चुनाव के वक्त इस तरह की बात क्यों करती है, ये जो सवाल है, मेरे पास उसका एक जवाब है। मेरा मानना यह है कि जब भी कोई नेता चुनावी मुहिम में उतरता है, चाहे तो या तो चुनावी मुहिम की शुरुआत में या बीच में या उसके अंत में, उसको अपने जो कट्टरपंथी समर्थक हैं, उसके अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो गैर कार्यकर्ता कट्टरपंथी समर्थक हैं, इनको गुदगुदाने वाली कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। इनको एक संदेश देना पड़ता है कि हम वही कट्टरपंथी हैं जिस जिस जिन जिन जिन- 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 जो आपको पसंद, जिसको आप पसंद करते हैं। हम अभी बदले नहीं हैं, हमारी रगों में वही मुसलमान विरोधी खून दौड़ रहा है, हम मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो उसे ये भी सब काम करने पड़ते हैं। जहां तक महंगाई बेरोजगारी का सवाल है, भाजपा मान चुकी है ना वो महंगाई कम कर सकती है, ना वो बेरोजगारी घटा सकती है। तो उसके लिए 10-10 हजार रुपए देने का इंतजाम करती है। मतलब वो जो पहलू है लोगों की, जिसको आप कहते हैं जनता की समस्याओं के, जनता की उन का समस्याओं का बोझ उनकी चुनावी मुहिम को ना उठाना पड़े, इसके लिए वो रुपए देने का इंतजाम वो करते करते हैं वहां पे। अब वहां बंगाल एक काफी कठिन जमीन है भाजपा के लिए। एक बार जमाने में भाजपा को लगा था कि अब तो उनका सितारा जो है वो एकदम शूटिंग स्टार की तरह ऊपर जा रहा है। जो 2019 के लोकसभा चुनाव में तो ऐसा लगा था भाजपा को। सब उनके समर्थकों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब भाजपा ने जीत ली बंगाल की बाजी, तो विधानसभा चुनाव आने की देर है। फिर ममता बनर्जी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में ठोका कस के। उसके बाद लोकसभा चुनाव में फिर से ठोका ममता बनर्जी ने उनको। तो अब भाजपा की समझ में आ गया है कि ये जगह बहुत मुश्किल है। अब उनको उनको ये भी दिख रहा है कि एसआईआर का जो फायदा उन्हें बंगाल में मिल गया, बिहार में मिल गया है, वैसा फायदा बंगाल में भी नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी उस मोर्चे पे भी बहुत मुस्तैद है। बीएलओ वगैरह के जरिए उन्होंने ये कम से कम गारंटी कर ली है कि एसआईआर से वो नुकसान उन्हें नहीं होगा जो आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में हो गया। तो बंगाल के लिहाज से तो बहुत मुश्किल में है भाजपा, मैं ये मानता हूं। लेकिन ये उसकी एक जांची परखी हुई रणनीति होती है कि वो कुछ चुनावी मुहिम के किसी भी दौर में, या तो शुरू में या बीच में या बाद में, कुछ सांप्रदायिक बातें बोलती है, ताकि उसके तुरंत फायदा तो ये होता है कि उसके अपने जो कट्टरपंथी समर्थक हैं, जो उसका फिक्स वोट है, तय वोट, यानी भाजपा अगर सब जगह चुनाव हार जाए तो उतना वोट तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। वो वोट मजबूती के साथ उससे जुड़ जाते हैं, उनकी जोश आ जाता है और लगता है कि अब वो मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी को सत्ता में लाना है। तो ये सब हथकंडेबाजी रहती है, और उस चक्कर में उन्हें ये भी उम्मीद होती है कि शायद कुछ नए वोटर भी मिल जाएं इस चक्कर में, कुछ नवदीक्षित, सांप्रदायिक राजनीति में नवदीक्षित लोग भी उन्हें उन्हें प्राप्त हो जाएं। ये भी उन्हें रहता है उनके। तो इसलिए सब ये हथकंडेबाजियां की जाती। अच्छा, इन बंगाल के चुनाव में कांग्रेस की और वामपंथी दलों की क्या रणनीति होनी चाहिए? किस तरह उन्हें काम करना चाहिए कि बीजेपी को परास्त किया जा सके? कैसे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को काम करना चाहिए, और उसकी रणनीति क्या अभी से बनना शुरू नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, बंगाल के चुनाव में तो जो पिछले बार हुआ है, यानी लोकसभा चुनाव में जो हुआ था, और फिर विधानसभा चुनाव में जो हुआ था, मैं तो ये मानता हूं कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक बेहद शक्तिशाली क्षेत्रीय दल है, और वो पिछले 15 साल से हर चुनाव जीत रहा है।
और ठप्पे के साथ जीत रहा है। मतलब कहीं कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव कमजोरी के साथ जीत रहा हो। ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उसका जो जनाधार है कम हुआ है, सिकुड़ा है या कमजोर हुआ है। ये नहीं दिखाई पड़ा है अभी तक। अब अंदर खाने क्या हो रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहली नजर में ये नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का जो तौर तरीका है उसके मुकाबले न वो कांग्रेस को कोई सीट देंगी, सीपीएम से समझौते का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सीपीएम दोनों दोनों तरफ का खेल खेलती है। सीपीएम अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को एक जमाने में उसने नारा दिया था कि अभी टीएमसी को हाफ कर दो और अगले चुनाव में साफ कर दो। इससे पहले राम फिर वाम, ये नारा भी कांग्रेस सीपीएम द्वारा दिया गया था। ये ऐसे नारे अधिकृत रूप से नहीं दिए जाते हैं, लेकिन इनके पीछे एक छुपी हुई सहमति रहती है नेतृत्व वर्ग की, एक रणनीतिक तरीके से। भाई अभी पहले राम फिर वाम, ये कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थक गण और कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ता जब इस तरह की बात करने लगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो लोग किस तरीके का खेल खेल रहे हैं। और उनको लगता है कि भाई हमारी यहाँ इतनी सरकार थी, इतने साल तक चली, और ममता बनर्जी ने आके हमारी बनी बनाई दुनिया को तबाह कर दिया, और हमारी वापसी का रास्ता भी पूरी तरीके से ममता बनर्जी ने बंद कर दिया। इसलिए उनके मन में बहुत उनके खिलाफ नाराजगी है। तो सीपीएम के साथ तो कोई समझौते का सवाल ही नहीं पैदा होता बंगाल की धरती के ऊपर। कांग्रेस को ममता बनर्जी इतनी सीटें देना चाहती हैं, कांग्रेस को लगता है कि उसकी बेइज्जती है। ममता बनर्जी कहेंगी लाओ 5 सीट ले लो कांग्रेस से, तो वो अब 10 सीट ले लो। मतलब इससे ज्यादा ममता बनर्जी आगे बढ़ने के लिए तैयारी नहीं होंगी। कांग्रेस कहेगी हमें नहीं चाहिए आपकी ये सीटें, हम अलग ही चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे तो लगता है नहीं है कि इन लोगों के बीच में कोई समझौता होगा। वो अकेले दम पे ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, जीती तो जीती, नहीं जीती तो नहीं जीती। वो अलग बात है, लेकिन वो समझौता कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस समझौता ना करने से, कांग्रेस से समझौता ना करने से ममता बनर्जी को फायदा होगा या नुकसान? फायदा ये भी मेरे हो ख्याल सकता है से कि नहीं, ममता बनर्जी को कोई नुकसान नहीं होगा उससे। अगर वो हारेंगी तो 15 साल से वो सत्ता में है, लगातार चुनाव जीत रही है, उसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी। भाजपा का जो एसआईआर का दांव है, वो दांव भी उनके खिलाफ चला जाएगा। उस वजह से हारेंगी, वरना हारने की उनकी संभावनाएं बहुत ही कम है। आपको लग रहा है कि बंगाल के चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल पाएगा, या जेपी नड्डा जी बस काम चलाते रहेंगे पार्टी का? मुझे तो कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि अब स्थिति ऐसी बन गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बात तो मान ली है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोहन भागवत का जो नया वक्तव्य आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि दुनिया मोदी की बात सुनती है। यानी जिसको वो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में दिन रात मोदी के ऊपर छींटाकशी चल रहे थे, उसके बारे में कहने लगे अब दुनिया मोदी की बात सुनती है। बिल्कुल ताजा बयान है उनका। तो अब इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री पद का जो झगड़ा था वो तो दूर हो गया। मोदी जी अभी फिलहाल तुरंत रिटायर होने नहीं जा रहे, वो 2029 तक चलेंगे, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। लेकिन इसका मतलब मैं तो कम से कम ये नहीं निकालता हूं कि आरएसएस ने ये भी मान लिया है कि भाजपा भी सिर्फ मोदी की ही बात सुनेगी। दुनिया भले सुनती रहे मोदी की बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मोहन भागवत की बात सुननी है। ये मामला है। तो भागवत जब तक साहब मोहन भागवत ये आग्रह करते रहेंगे कि भाजपा हमारी बात सुनेगी, मोदी की बात नहीं सुनेगी, तब तक भाजपा को अध्यक्ष नहीं मिल पाएगा। और नड्डा जी अध्यक्ष बने रहेंगे, और नड्डा जी की आड़ में अमित शाह पार्टी चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, भागवत साहब टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, दुनिया मोदी की बात सुनती है, उनको ट्रंप की बातें याद नहीं, पता नहीं चलती कि ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं आजकल मोदी जी के लिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं जहां तक समझ पाया हूं, उसकी दिलचस्पी इस बात में है कि सत्ता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे सत्ता किसी तरीके से फिसल जाए संघ परिवार के हाथों से। वो मानते हैं कि मोदी की वजह से भाजपा सत्ताधारी नहीं है, संघ सत्ताधारी है। मुझे लगता है कि वो अपने आप को भविष्य के राष्ट्रपिता के तौर पे देखने लगे होंगे। देखते ही होंगे, वो मानते होंगे हम ही है राष्ट्रपिता, जो भी हो जैसे भी हो। वो तो इस तरह की बात है। महात्मा गांधी भी कहां चुनाव लड़ते थे, ऐसे सोचते होंगे बातें लोग। महात्मा गांधी कहां चुनाव लड़ते थे? महात्मा गांधी ने कौन सा चुनाव लड़ा था? महात्मा गांधी तो ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे।
एक बड़े बुद्धिजीवी महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री नामजद किया था जवाहरलाल नेहरू को अपने उत्तराधिकारी के रूप में, तो वो भी उन्होंने नामजद किया, किसी को नरेंद्र मोदी को नामजद किया। बीच में लड़का थोड़ा बिगड़ गया था, अब दुरुस्त कर लिया उन्होंने फिर से उसको। एक बड़े बुद्धिजीवी मुझसे कह रहे थे कि अभी भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि भाई मोदी जी की भी आयु हो गई है, जिस दिन हटेंगे पार्टी के अंदर किस तरह का विद्रोह होगा, जो गुस्सा भरा आ रहा है सांसदों में किस रूप में लेगा। और लोगों का कहना था कि देखता है एक दिन बीजेपी ही बीजेपी को खत्म करेगी। देखिए, ये बात आपकी सही है संजय जी, आप जो कह रहे हैं मैं इससे असहमत नहीं हूं। ये बात बीजेपी में भी लोग सोचते हैं, और जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं इस प्रकार का एहसास, इस प्रकार की अनुभूति और बढ़ती जा रही होगी लोगों के बीच में। क्योंकि भाई अब जैसे कि राजनाथ सिंह जी हैं, वो गडकरी हैं, ये सब लोग देख रहे होंगे ना कि भाई मोदी जी के उत्तराधिकारी चुनने का एक समय तो आएगा ही। ये समय दूर नहीं है, धीरे धीरे नजदीक आ रहा है समय। मोदी जी की वृद्धावस्था, मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व की वृद्धावस्था। अब जैसे प्रियंका गांधी ने भी आज उन पर क्या छींटाकशी की मोदी जी पे, यही उन्होंने कहा कि अब आप वैसे प्रधानमंत्री नहीं रहे जैसे पहले थे। तो जब विपक्ष भी छींटाकशी कर रहा है, और ये सब बात भाजपा वाले तो नहीं कह सकते, मन मत सोचते ही होंगे कि भैया वैसे प्रधानमंत्री नहीं रहे जैसे पहले थे। कौन उनका उत्तराधिकारी चुना जाएगा, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी पेशबंदियां कर रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं कि वो कितने हिंदुत्व की विचारधारा की सेवा कर सकते हैं। गांधी परिवार को गाली देने में, जवाहरलाल नेहरू को गरियाने में कितनी जोरदारी के साथ भूमिका निभा सकते हैं, ये सब लोग लग गए हैं इस होड़ में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का जवाब नहीं है। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो कह रहे हैं कि रुपए कहाँ गिर रहा है, देखो दुबई में भी अब रुपया चलने लगा। मनोज तिवारी कह रहे हैं हम डॉलर वॉलर क्या जाने, हम तो जेब में रुपए डालकर निकलते हैं, काम चल जाता है हमारा। ये है इन महान नेताओं को, मंत्री हैं, एमपी हैं, ये लोग पिछले कम बुद्धि के, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत कम पढ़े लिखे, बहुत कम समझदार ये लोग सत्ता के मद में चूर हैं। इनको लग रहा है भाई हमारे पास सत्ता है, कम से कम 2029 तक मंत्री बने रहने की, एमपी बने रहने की तो गारंटी है। आप सोचिए, मनोज तिवारी 15 साल से हैं, 15 साल हो जाएंगे उनको एमपी बने हुए। जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनको भी 15 वर्ष हो जाएंगे मंत्री बने हुए। इतना लंबा सत्ता का दौर कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी इन लोगों ने। हमें लगता है एक बार और चुनाव जीत जाएंगे 2029 के बाद, और 5 साल के लिए सत्ता और बढ़ जाएगी, 20 साल हो जाएंगे सत्ता में, जिंदगी गुजर जाएगी सत्ता में, पूरी एक जनरेशन, पूरी एक पीढ़ी गुजर जाएगी सत्ता में। इनको तो आटे दाल का भाव सब लोगों को तब पता चलेगा जब सत्ता हाथ से निकल जाएगी। मोदी से लेके मेघवाल तक सबको सत्ता आटे दाल का भाव पता चलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है, इससे मिडिल क्लास, गरीब वर्ग ये तो तबाह हो जाएंगे, कैसे रुकेगा ये? पूरी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, छोटी मोटी नहीं। आर्थिक चुनौती के सामने मोदी जी पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। इसीलिए हर किस्म का हथकंडा अपना के चुनाव के पहले पैसा बांटते हैं बड़े पैमाने पर। बिहार चुनाव पैसा बांटने की चरम परिणति है, शिखर है पैसा बांटने का। पैसा रिश्वत के तो आधिकारिक रूप से पैसा दिया गया है, और चूंकि बिहार के खजाने में दम नहीं था, इसलिए जो विश्व बैंक ने उनको पैसा दिया था उस पैसे को बांट दिया। केंद्र सरकार उसकी गारंटी लेती है, वरना विश्व बैंक किसी राज्य को पैसे नहीं देगा। तो विश्व बैंक से इजाजत लेके पैसे बंटवा दिए गए। अब केंद्र सरकार बहुत बड़े पैमाने पर बिहार सरकार को मनी ट्रांसफर करेगी, ताकि बिहार सरकार अपने वायदों को पूरा कर सके और विश्व बैंक के खाते में उनका रुपया डाल सके। ये सब पूरा खेल चल रहा है, और मोदी जी जानते हैं कि अंततः तो अब इसके बाद बीजेपी की सरकार बननी है बिहार में, इसलिए अभी जो वायदे किए हैं वो तो पूरे करने ही है, वरना नाक कट जाएगी, बीजेपी की चांस कम हो जाएंगे। तो ये सब खेल इस तरीके से चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, यही हालात है, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तो समय दिया, थैंक यू सर। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।